कि वहाँ पे मेल डोमिनेंट फैमिलीज कम है, वहाँ पे मेल डोमिनेशन इतना नहीं है, वहाँ पे फीमेल डोमिनेशन ज़्यादा है। और फीमेल डोमिनेशन की वजह से उनका जो नज़रिया होता है वो बहुत अलग होता है बाकी जगहों से। और ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें आपको कई जगह पे मिलेगा कि वहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग क्या कहते हैं सोसाइटी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और वहाँ पे इसीलिए पढ़ाई लिखाई पे जोर ज़्यादा रहा है। इसका मकसद ये नहीं था कि आज़ादी के लिए लड़ाई करनी है, नहीं, इसका ये था कि लोगों में जो स्वीकृति है बरतानिया हुकूमत की उसको बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा की थी, लेकिन क्योंकि बंगालीज इसमें आ चुके थे और बंगालीज के बीच में कांग्रेस का ये था कि अंग्रेज़ों से बैकअप है तो अंग्रेज़ों से मदद ज़्यादा मिलेगी, और इसके भी जो आउटलुक थे वो इंडियन एसोसिएशन के वो भी कांग्रेस से ही मिलते जुलते थे। तो इंडियन एसोसिएशन क्योंकि वो केवल बंगाल तक सीमित थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है, तो हम अपनी सीरीज़ द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस समय कांग्रेस पे बात कर रहे हैं, तो उसी का ये एपिसोड है, तीसरा एपिसोड है। और जिससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो हमने पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा था वो ये था कि व्हेन वाज भगत सिंह बॉर्न, तो भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 में लायलपुर गांव में हुआ था, जो कि पंजाब में था। और अब क्योंकि ये पाकिस्तान में चला गया है और इसका नाम फैसलाबाद कर दिया गया है। और आप एक सवाल भी लेते जाइए कि इस बार की जो वीडियो का सवाल होगा वो ये है कि चंद्रशेखर तिवारी, या जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरली जाने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से, उनका जन्म कब हुआ था। या फिर इंग्लिश में कि व्हेन वाज चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर तिवारी वाज बॉर्न। और जिन लोगों का, कुछ लोग के सवाल आए कि आप क्यों ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पे ये पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं, तो इस सीरीज़ का मकसद ये है इंडिया फाइल्स के अंतर्गत, क्योंकि अभी तक हमने जो भी दंगे या उनकी बात की वो ये था कि वो प्री कांग्रेस एरा में होते हैं, कांग्रेस से पहले। और कांग्रेस अब एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि आज दिन तक चल रही है, जो पार्टी जिसको कि 136 साल हो चुके हैं, 137वां साल उसका चल रहा है। तो उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है कि उसका क्या रोल रहा, जो आज बहुत सेकुलरिज्म की बात होती है, गंगा जमुनी तहज़ीब की। जैसे कि इंडिया फाइल्स का मकसद भी यही है कि ये बताए कि गंगा जमुनी तहज़ीब है भी कि नहीं है, अगर है तो कहाँ है, किसने रखी है वो गंगा जमुनी तहज़ीब की इज्जत। और ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा या हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमारा चैनल नहीं डिसाइड करेगा, ये आप हमारे व्यूअर्स तय करेंगे कि क्या सच में कभी थी गंगा जमुनी तहज़ीब, थी तो किसकी वजह से थी, ये आपको डिसाइड करना है। और अगर पहली बार आप लोग भाई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और इस सीरीज़ में हम पूरी कांग्रेस की एक एक इतिहास बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हर सेशन जिसका भी अवेलेबल है वो डेटा दे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट सेशन की, और उससे पहले भी हमने उसी की बात की थी। वो फॉर्मेशन और फर्स्ट सेशन एक ही चीज़ थी, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी पहली वीडियो में। तो अब क्या था कि पहली सेशन में हम बात कर चुके थे कि कांग्रेस ने क्या क्या स्टेप उठाए, कैसे अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए किया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दूसरे सेशन की। अब दूसरा सेशन जो होता है वो कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है। उस टाइम पे कलकत्ता कहते थे और आज कोलकाता कहते हैं। और ये होता है 27 दिसंबर 1887 में, मतलब 1887। अब इसमें जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो दादा भाई नेहरू जी बनते हैं। श्री दादा भाई नेहरू जी बहुत एक महान व्यक्ति थे, और पहली बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई एशियन जाते हैं उनमें भी इनका नाम आता है, श्री दादा भाई नेहरू जी का। अब इसमें जो डिसीजंस हुए हम उनकी बात करेंगे, और क्या इसमें रेजोल्यूशन पास हुआ इसकी बात करेंगे।
तो इसमें जो सबसे पहला रेजोल्यूशन पास होता है कि नहीं, पहला रेजोल्यूशन नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अब कांग्रेस को 1 साल हो चुका था। सॉरी, मैं गलत डेट बोल गया था, 1886 में होता है। 27 दिसंबर 1886 में ये सेशन शुरू होता है और 30 दिसंबर 1886 तक चलता है। मतलब 2786 में पहली बार ये सेशन होता है, दूसरा सेशन, और 30 दिसंबर 1886 को ये सेशन ख़त्म होता है। अब ये दूसरा सेशन था कांग्रेस का, दादा भाई नेहरू जी बन चुके थे, और इसमें हुई जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, वो पहली तो ये थी कि कांग्रेस ने अपना एक्सपेंशन चालू कर दिया था क्योंकि अंग्रेज़ों की मदद मिल रही थी। क्योंकि इन्हें अंग्रेज़ों की मदद के लिए रखा गया था, और कुछ हद तक ये भी था कि ये कुछ हद तक सक्सेसफुल इसलिए हो रहे थे क्योंकि इनके साथ एओ ह्यूम्स जैसे इनका जनरल सेक्रेटरी था, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड से था, और वो एक अंग्रेज़ था जिसके की अच्छे कनेक्शंस थे। तो इनको कुछ चीज़ों में सफलता मिल रही थी कि कुछ जैसे आदमी जो लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि टैक्स और उसकी, तो उसमें कुछ छूटें दिलवाई इन्होंने, और बेसिकली कि एक अंग्रेजी हुकूमत सही है, इसका राज स्थापित करने के लिए इंडियंस उनकी मदद कर रहे थे, भारतीय ही उनकी मदद कर रहे थे। अब दादा भाई नेहरू जी जब बनते हैं, और इस सेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली जो पहला सेशन होता है उसमें 72 लोग आते हैं, लेकिन जब दूसरा सेशन आता है तो 434 लोग, 434 लोग, और कुछ जगहों पे 436 लोग लिखा है, लेकिन ज़्यादातर 434 पे विश्वास करते हैं, 434 लोगों पे, तो 434 लोग लेते हैं। और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जो महत्व मिलता है, जो सबसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कलकत्ता में। इसीलिए ये सेशन कलकत्ता में किया जाता है। जो लीडर्स थे, जो वहाँ के बड़े बड़े नेता उभर रहे थे, अलग अलग हो सकता है जात के थे कुछ, लेकिन कास्ट के थे, जात और कास्ट के धर्म के थे, वो इसमें आना शुरू होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, ये नहीं कहूँगा कि केवल जात और धर्म के ही राजनेता थे वो, बल्कि सोशल वर्कर्स भी थे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करना शुरू किया। और इसी वजह से दूसरा सेशन जो रखा गया वो कलकत्ता में रखा गया। और कलकत्ता की इम्पोर्टेंस ये समझिए कि एक समय में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है, जो कलकत्ता आज सोचता है, वो इंडिया 20 साल बाद सोचता है। ये इम्पोर्टेंस थी राजनीति में, कि राजनीति में जो बंगाल 20 साल पहले सोचता था, वो बाद में भारत सोचता था। और ये सच्चाई थी क्योंकि वहाँ के लोग पढ़ाई पे आज भी उनका बहुत जोर रहता है। लिटरेचर वर्क उनका अमेजिंग है। आप अगर कोई साहित्य पढ़ना और आप बंगाली साहित्य पढ़ें, आप भले ही इंग्लिश में पढ़ें, उनकी भाषा नहीं भी आती है, बंगालीज आर वेरी गुड राइटर्स इन इंग्लिश टू, तो आप उनका देखेंगे इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अलग है। बंगाल, क्योंकि मैं सिक्किम में रहा हूँ और बंगाल से होकर जाना पड़ता था, और बंगाली मेरे सीनियर्स भी रहे हैं और मेरे काफ़ी वहाँ पे फ्रेंड्स भी बने। तो बंगाली कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहाँ पे मेल डोमिनेंट फैमिलीज कम है, वहाँ पे मेल डोमिनेशन इतना नहीं है, वहाँ पे फीमेल डोमिनेशन ज़्यादा है। और फीमेल डोमिनेशन की वजह से उनका जो नज़रिया होता है वो बहुत अलग होता है बाकी जगहों से। और ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है, उसमें आपको कई जगह पे मिलेगा कि वहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग क्या कहते हैं सोसाइटी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और वहाँ पे इसीलिए पढ़ाई लिखाई पे जोर ज़्यादा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हाँ, कुछ हालात बदल गए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज भी जिस तरीके से औरतों के साथ कृत होते हैं चुनाव जीतने के बाद, अगर उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आज भी हम आप देखिए कि कितने बड़े बड़े, चाहे प्रणब मुखर्जी जी जैसे हमारे इस देश के राष्ट्रपति रहे हों, उन्होंने कितने बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिए हैं। बंगालीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। आप चाहे अपना नेशनल सॉन्ग देख लीजिए, आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देख लीजिए, रहे हैं, नहीं कोई डिनाई कर सकता है। भारत का सर ऊंचा करने में एक बहुत बड़ा हाथ बंगालीज का रहा है। बंगालीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए बंगाल को साधना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज पहली बार वहीं से घुसे थे
और वहीं पे उन्होंने पहली बार कब्जा भी किया। वो कहानी कभी और सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसका टाइम चल रहा है, कांग्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि वहाँ पे अंग्रेजी कल्चर और उसकी छाप अच्छी पड़ी, और बंगालीज का एक बहुत अच्छा वो है कि वो अगर दूसरा कल्चर उनके आता भी है तो वो उस कल्चर से अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं। और बंगालीज का ये एक बहुत प्रमुख वो रहा है कि बंगालीज आज भी अपने कल्चर को उसी तरीके सेलिब्रेट करते हैं और उसी तरीके मनाते हैं। अब इसका जो असर होता है कि जब बंगालीज जुड़ते हैं तो एक तो मजबूती आती है कांग्रेस में, क्योंकि उतने समय में बंगाल जो था, कलकत्ता जो था, एक मेन हब था, इंडस्ट्रियलिस्ट हब भी था, मेन व्यापार का रूट भी वही था। तो एक तो मजबूती आ जाती है, भाई पैसा आएगा तो पार्टी में मजबूती आएगी। दूसरी चीज़ आती है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि जितने बंगालीज थे बहुत से लोग फॉरेन जा रहे थे और काफ़ी अच्छे से वो कर रहे थे, तो एक इन्फ्लुएंस बढ़ता है, प्रबुद्ध बढ़ता है पार्टी का। दूसरा जो बड़ी चीज़ होती है कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 434 लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हैं, भाग लेने वाले लोग बढ़ जाते हैं और कांग्रेस की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये दिखने लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है उससे लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे हैं, और सरकार के प्रति उनकी गुस्सा को दबाने में ये कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट आप कह लीजिए, या ये अंग्रेज़ों का बनाई हुई चीज़, बनाई हुई कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी शब्द आप जो दे ले, वो इतने अच्छे से काम करने लगी है कि लोग उससे जुड़ रहे हैं। लोग मानते हैं कि कांग्रेस में ये क्षमता है कि वो क्या कहते हैं, सरकार से बातें अपनी मनवाए। उसके बाद रेजोल्यूशन जैसे कि हर सेशन में पास होता है, चाहे आज के समय में भी जैसे बीजेपी मिलती है, अभी हैदराबाद में मिली थी तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उसी तरीके रेजोल्यूशन पास होता है। तो वो रेजोल्यूशन जो पहला रेजोल्यूशन था उसके सारे पॉइंट्स वैसे के वैसे ही अपनाए जाते हैं। एक या दो पॉइंट अलग होते हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये होता है कि अच्छी वर्किंग के लिए, रेगुलर फंक्शनिंग के लिए और रेगुलर एक इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिंतन के लिए हर साल एक सेशन इस तरीके होगा, और दिसंबर में ही होगा, क्योंकि हमारा पिछला भी जो सेशन हुआ था, जो फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का, वो भी दिसंबर में हुआ था, 28 से 30 दिसंबर हुआ था। तो दिसंबर ही तय की गई और लास्ट ऑफ दिसंबर में ही रखा जाएगा। तो 27 दिसंबर में ही उस समय में इनके ज़्यादातर होते थे, 27 से 30 दिसंबर इसी डेट के आसपास ये कराते थे। एक चीज़ और जो पास की गई कि कांग्रेस जो पार्टी है वो अपने प्रोविजनल कांग्रेस कमिटीज़ हर जगह पे खोलेगी पूरी देश में। क्यों? ये क्यों खोले जाएंगे? इसका मकसद ये नहीं था कि आज़ादी के लिए लड़ाई करनी है, नहीं। इसका ये था कि लोगों में जो स्वीकृति है बरतानिया हुकूमत की, उसको बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा था। उसका मकसद और कुछ नहीं था। उसका मकसद केवल इतना ही था कि जहाँ जहाँ जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की कि पहला जो सेशन था उसी के सारे पॉइंट फिर से अपना लिए गए। एक ये 2 ही 3 तो पॉइंट बदले गए, 1-2 पॉइंट। तो उसमें क्या बदलने का कारण बना? ये था कि अब उन्होंने देखा कि हमें बंगाल में अगर स्वीकृति मिल सकती है, अगर बंगालीज हमें अपना सकते हैं, तो इस जो अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ते हैं, जो उनका ओरिजिनल कल्चर, उस कल्चर के साथ जो अच्छी चीज़ होती है वो ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि देश भर में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से लेकर सब ये सेटअप ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस तरीके वो करेंगे कि हमारे साथ जुड़े, हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और लोगों की कुछ समस्याओं का समाधान करवा के उनको अंग्रेज़ों का शासन सही है, लीगल है, लेजिटिमेट है, इसकी स्वीकृति दिलवा दें। इसलिए और खुलेंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें चीज़ होती है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं शायद छोड़ दिया, या आप समझ लीजिए कि इसी ऑर्डर में था। एक पार्टी हुआ करती थी जो कि कांग्रेस से पहले बनी थी, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता की थी। लेकिन क्योंकि बंगालीज इसमें आ चुके थे और बंगालीज के बीच में कांग्रेस का ये था कि अंग्रेज़ों से बैकअप है तो अंग्रेज़ों से मदद ज़्यादा मिलेगी, और इसके भी जो आउटलुक थे वो इंडियन एसोसिएशन के, वो भी कांग्रेस से ही मिलते जुलते थे। तो इंडियन एसोसिएशन क्योंकि वो केवल बंगाल तक सीमित थी, ज़्यादा वो एक्सपेंशन नहीं कर पाई थी, तो वो क्या करती है, वो कांग्रेस में मर्ज हो जाती है।
और कांग्रेस में मर्ज होने का फिर वही चीज़ कि पार्टी मजबूत हुई और प्रभुत्व बढ़ा। और यही सब कर करके एक जो कांग्रेस जो एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई, उसको हमें ये समझा दिया जाता है आज के समय में कि ये लेजिटिमेट पार्टी थी, ये आज़ादी के लिए लड़ी गई, आज़ादी के लिए खड़ी की गई थी। तो ये अब आप बताइए कि क्या ये सच में आज़ादी की लड़ाई के लिए था? क्या ये सब जो भी डिसीजंस थे, क्या ये आज़ादी की लड़ाई के लिए था? मेरा हो सकता है कि मैं जिस तरीके से उन पॉइंट्स को सोचता हूँ, जैसे कि मर्जर होना या कांग्रेस की कमिटीज़ खुलना, प्रोविजनल कमिटीज़ अलग अलग जगह पे, वो मेरे हिसाब से कि अंग्रेज़ों की स्वीकृति बढ़ाने के लिए थी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज, और इसी तरीके छोटी छोटी वीडियोस लाएंगे, क्योंकि पूरी वीडियोस देखने में लोगों को समस्या होती है। और हमारी जो कुछ लोगों द्वारा नहीं, एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं कृतिका भट्ट करके, उनकी रिक्वेस्ट थी तो कि मॉनेटरी टर्म में आपको प्रॉफिट पहुंचाया जा सके, इसके लिए आप कुछ करिए। तो हमने अपना जो पेट्रॉन और पेपाल की हमारा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके सपोर्ट करें। और वीडियो, क्योंकि आप अगर मॉनेटरी टर्म्स में हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम वीडियोस को और इंटरेस्टिंग फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए पैसे लगते हैं और हम स्टूडेंट्स लोग हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी मदद करनी चाहिए, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए किसी तरीके फ़ायदेमंद है, तो आप हमारी मदद ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।